अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मैं हूँ आपकी होस्ट रिजा सोहेल एंड इट्स अ ब्रांड न्यू मॉर्निंग एंड इट्स अ ब्रांड न्यू डे एंड हाउ आर यू प्लानिंग टू स्पेंड दिस ब्रांड न्यू डे इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, काफ़ी दफ़ा हम सुबह उठ के जब एक इंटेंशन कर लेते हैं कि आज का दिन मैंने स्लो एंड स्टडी तरीके से गुजारना है, आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मेरा मूड तो डिपेंड करता है कि मैं अपनी दिन की शुरुआत कैसे करती हूँ। यू नो, अगर मैं रश्ड तरीके से उठती हूँ तो पूरा दिन उसी स्पीड में गुजरता है। एंड यू नो, आज अगर हम लोग देखें तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना ज़रूरी है, हम शो पे यही डिस्कस करेंगे। हाउ इज़ इट कि अगर हम थोड़ा सा भी माइंडफुल रहें अपनी ज़िंदगी में तो वो दिन कितना बेहतर गुजरता है, या आपके वो लम्हे कितने अमेजिंग गुजरते हैं जब हम हर चीज़ को इतना बड़ा हवा नहीं बनाते। यू नो, आज हम लोग माइंड बॉडी एंड सोल के सेगमेंट के अंदर जिन डॉक्टर से बात भी करेंगे, डॉक्टर मोहम्मद इरफान, वो हमें ये बताएंगे कि हम लोग अक्सर ओवर थिंक करते हैं और ओवर थिंकिंग किस तरीके से हमारे ब्रेन के फंक्शन को हर्ट करती है। काफ़ी दफ़ा आप भी देखते होंगे कि यू रीप्लेइंग कॉन्वर्सेशंस अगेन एंड अगेन। काफ़ी दफ़ा हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे होते हैं, अपने डिसीजंस को सेकंड गेस कर रहे होते हैं। व्हाई डज दैट हैपन? दैट हैपन्स बिकॉज आवर ब्रेन इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग एंड ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स। तो इसी नोट पे हम जाते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है माइंड बॉडी एंड सोल। And Mind, Body and Soul में today I would love to introduce you to a guest on set जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान। He is a consultant neurologist and assistant professor neurology, Dow University of Health Sciences। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद इरफान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। It's good to have you over here, you know। और आज हम आपसे स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट हम ब्रेन हेल्थ को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। यू नो, काफ़ी दफ़ा हम लोग ओवर थिंक करते हैं, हम माइंडफुलनेस किस तरह ला सकते हैं। एंड कुछ चीज़ें जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, आपके आने से पहले, वो है जर्नलिंग और वो है कि यू नो हाउ इज़ इट कि हम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखें। तो आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग क्या है, पहले आप ये बताएं। जी, ओवर थिंकिंग जो है वो किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा सोचना, और ज़्यादातर ओवर थिंकर्स जो होते हैं वो गलत चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से उनके एक डेली रूटीन में किसी भी हवाले से ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है। कोई भी चीज़ अगर आज जैसे कल रात बारिश हुई है तो ओवर थिंकर जो है वो सुबह और दोपहर तक का स्केड्यूल सोचेगा कि कितना डिस्टर्बेंस होगी, उसकी डे टू डे रूटीन में क्या इम्पैक्ट आएगा, ट्रैफिक का क्या होगा। तो एक ही चीज़ को उसने बहुत आगे तक और बहुत ज़्यादा और बहुत ख़राब सोच लिया। दिस इज़ व्हाट द ओवर थिंकिंग इज़। तो यू नो, हाउ डू वी डिफरेंशिएट अ डॉक्टर फ्रॉम प्री प्लानिंग? यस, ओवर थिंकर्स को हम लोग जब बताते हैं वो ये कि कोई भी चीज़ गलत इम्पैक्ट सोचने के बजाय उसको प्लान कर लें। ओके। और जब आप प्लान करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर जो हो वो पहले से आप रखते हैं और उसको आप करेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू डिफरेंशिएट फ्रॉम ओवर थिंकिंग एंड प्लानिंग थिंग्स। अच्छा, ठीक है। तो यू नो, आपको लगता है कि यू नो ओवर थिंकिंग हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा एक इशू बनता जा रहा है? जी, आई नो, कभी कभी आई एम गिल्टी ऑफ ओवर थिंकिंग ऑल्सो, आई हैव टू कैच माई सेल्फ, यू नो। वक्त के साथ साथ हम लोग नोट करते हैं कि पेशेंट्स के अलावा जो नॉर्मल लोग भी हैं जो अभी पेशेंट्स नहीं हैं वो बहुत ज़्यादा और हद से ज़्यादा सोचते हैं। इसमें कुछ जो बुनियादी नुक्स है वो मीडिया का भी है, कुछ सोशल मीडिया का भी है। हम लोग एक्सेस टू नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ का इम्पैक्ट अच्छा आने से पहले बुरा इम्पैक्ट हमें पहले पता चल रहा होता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ अब कॉमन। बट ये हमारे ब्रेन का बायस भी तो है, हम यूजुअली नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं काफ़ी दफ़ा। डू यू थिंक दैट ऑल्सो? हाँ, क्योंकि हमने ब्रेन को ट्रेंड ही नहीं किया कि हम पॉजिटिव वाइब्स लें। ये भी ज़रूरी है। अच्छा, तो यू नो ब्रेन में एक्टिविटी क्या हो रही होती है अगर हम इसको न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें? ऐसी क्या एक्टिविटी हो रही होती है जिसमें हम रुक नहीं पाते, चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं? हाँ, उसमें जब हम लोग अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करते तो वो चीज़ एक के बाद एक एल्गोरिथम है जो नेगेटिव उस पर ही हमें लेके जाता रहता है। अच्छा। और जब तक हम उसको कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे उस किसी भी हवाले से, चाहे वो एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो, डिफरेंट टास्क हो जो हमें परफॉर्म करनी चाहिए उसको रोकने के लिए, तो वो चीज़ चलती रहती है। बट वंस पेशेंट्स या लोगों को पता चले कि ओवर थिंकिंग को किस तरह से कंट्रोल करना है तो इस चीज़ से ज़्यादा बेहतर तौर पे नबर्द आजमा हो सकते हैं। ठीक है। और हमें ये सवाल आया था आपके लिए एक कि ओवर थिंकिंग क्या एक मेडिकल कंडीशन है या एक बुरी आदत है? ठीक है, ओवर थिंकिंग के अगर इम्पैक्ट पे बात की जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स न्यूरोलॉजी के हमारे पास जो हैं वो गट के डिस्टर्बेंस के साथ आते हैं। अच्छा। मतलब पेट
ख़राब है, चाहे वो कब्ज़ की शिकायत हो या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, कुछ या ना कुछ उन्हें constipation हो या पेट का something। प्रॉब्लम रहता है। तो अच्छा। अब जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो ये है कि योर ब्रेन इज़ कनेक्टेड टू योर गट। ओह यस। तो जब हम ओवर थिंकिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं तो हमारी गट पे भी उसके इम्पैक्ट आते हैं। इसकी बहुत सादा सी एग्जांपल है, अगर कोई परेशान होगा तो उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी, and अगर कोई या वो खुश- ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या वो कभी ज़्यादा कभार। खाना शुरू हाँ, कर देगा। या तो दिस इज़ हाउ द गट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन। अच्छा, वैसे दिस इज़ अ वेरी वैलिड एंड अ वेरी गुड पॉइंट यू रेज्ड डॉक्टर। गट ब्रेन का आप बताएं कनेक्शन है क्या? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? जी, अब फॉर लास्ट डेकेड इस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है बिल्कुल। कि, और उन्होंने इसके कनेक्शंस को ना सिर्फ दरियाफ्त किया है बल्कि इस पे मज़ीद काम किया है। तो द थिंग इज़ के ब्रेन से बहुत सारे कनेक्शंस डायरेक्टली गट को कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसी की एक फीडबैक जाती है वापस ब्रेन की तरफ। तो अगर ये जब हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ अच्छी होगी, तो हमारा गट भी बेहतर परफॉर्म करेगा और बहुत सारे मसले जो आजकल बहुत कॉमनली लोगों को पेट के हवाले से देखे गए वो कंट्रोल हो जाते हैं अगर वो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। तो इज़ इट ट्रू कि कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा एंक्शस होते हैं तो वी नीड टू रन टू द लू एज वेल, एकदम से लूज मोशंस अगर आपको हो जाएं तो ये भी इसी चीज़ का एग्जैक्टली इसी चीज़ की एक मैनिफेस्टेशन है। ऑफ कोर्स। अच्छा ठीक है, आपको क्या लगता है कि मेन कॉजेस क्या हैं जिसकी वजह से लोग ट्रिगर होते हैं ओवरथिंकिंग की तरफ? एक हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। प्लस अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में देखें तो जब हम लोग बचपन की बात करें तो पार्क्स जाते थे, पेरेंट्स पार्क लेके जाते थे, वो चीज़ अब हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा नहीं रही फॉर सम रीज़न। मैंने एक किताब भी पढ़ी थी, ब्रेन वॉश, जो कि बेसिकली एक डॉक्टर और उनके बेटे ने लिखी है, जिसके अंदर वो बेसिकली बात करते हैं कि डिस्कनेक्शन सिंड्रोम क्या होता है और किस तरह अपने आप को क्वाइट टाइम देना चाहिए, कि यानी कि हम खुद डिसाइड करते हैं कि अब मैं सोशल मीडिया के फीड नहीं देखूंगा या अब मैं अपने आप को डिसोसिएट कर दूंगा इस चीज़ से। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा बिकॉज वो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स और बेसिकली एमिगडाला के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई लर्न अबाउट इट। तो आप मुझे बताएं, ये प्री फ्रंटल कोर्टेक्स अक्सर हमारे शो पे डॉक्टर्स आते हैं वो भी बात करते हैं, और एमिगडाला का एक्चुअल पर्पस क्या है हमारी ज़िंदगी में, हम किस तरीके से एंग्जाइटी कर्ब कर सकते हैं इस इमोशनल सेंटर के अंदर? ये दोनों इमोशनल सेंटर्स हैं, हाँ। हमारी मेमोरी को और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। तो बहुत दफ़ा हमारा एंगर, रेज इन्हीं सेंटर्स के ओवर शूटिंग की वजह से बढ़ जाता प्री फ्रंटल से क्या एमिगडाला से? है। प्री फ्रंटल से। अच्छा। जी, और हमारा ओवर थिंकिंग कहाँ होती है? ये दोनों चीज़ें जो है ना इसमें पार्ट प्ले कर रही होती हैं। अच्छा। अगेन ओवर थिंकिंग इज़ नॉट बैड एज लॉन्ग एज इट इज़ कंट्रोल्ड। तो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि हम बहुत सोचते हैं, तो हम उन्हें ये कहते हैं कि सोचना अच्छी चीज़ है, It's मगर अच्छा something- सोचे। हाँ, इट्स समथिंग रिलेटेड टू इंसान के उसको सोचना है, बिल्कुल। बट जब वो एक उसकी बैलेंस आउट होगा तो दैट इज समवेयर दैट नीड्स टू बी केटर। एवरीथिंग इन मॉडरेशन। एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी बोन हेल्थ के बारे में भी हम बात करेंगे लेटर ऑन टुवर्ड्स द शो। अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर थिंकिंग, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे थे। तो डॉक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से ऐसे डॉक्टर इरफान, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने आप को इन दैट मोमेंट रोक सकते हैं कि अच्छा यार अब मैं स्पाइरल कर रही हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा सोची जा रही हूँ कि बारिश हुई है, मैं कल काम पे कैसे जाऊँगी, मैं किस तरीके से अपने आप को कैप्चर करूँ कि बस अब रुकना है? राइट, इसके मल्टीपल टास्क हैं जो हम अपने ब्रेन को दे सकते हैं। नंबर 1 के बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, अच्छा। तो रोकें। सेकेंडली अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा स्लो करें। अच्छा। लास्टली एक उस पर बात हो रही थी कि हर चीज़ को अगर आप प्लान कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग उसमें कुछ कंट्रोल हो जाएगी कि सही है प्लान, तो मैं कल देख लूँगा कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है। तो लास्ट चीज़ ये कि जब हम थोड़ा सा कनेक्ट होते हैं नेचर के साथ और रिलीजियस फैक्टर के साथ, तो हमें लगता है कि जैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ लोग योगा कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो जब उससे कनेक्ट होते हैं स्पिरिचुअल उससे, तो उनकी ओवर थिंकिंग बहुत हद तक कंट्रोल होती है। ऑफ कोर्स, हैविंग फेथ इन समथिंग बिगर देन योरसेल्फ। एग्जैक्टली, इस चीज़ पे भरोसा रखेंगे, अगर आप इतना ज़्यादा ना भी सोचें, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव भी ले आएं बिल्कुल, कि खुदा है एंड ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ यू एज वेल। अच्छा, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि क्या अर्ली वार्निंग साइंस हैं जो हमें पता चलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस बंदे को ओवरथिंकिंग का जेन्युइन एक मसला है?
राइट उसमें जो पैटर्न्स देखे गए हैं वो ये है कि नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और ओवर थिंकिंग के जो पेशेंट्स हैं उनसे जब सवाल करते हैं तो वो ये बताते हैं कि नींद में भी दिमाग उनका चल रहा होता है, सोच रहा होता है, तो दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। फिर मॉर्निंग अवेकनिंग में मसला होता है उन पेशेंट्स को, लोगों को। उसके बाद चीज़ों को डिसाइड करने में मसला होता है। व्हेन इट कम्स टू डिसीजन दे आर वेरी बैड, क्योंकि वो इतना कुछ सोच चुके होते हैं तो जो सही डिसीजन है उस पर भी उनको जो है ना वो प्रॉब्लम हो रहा होता है कि लें या ना लें। ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली। आई थिंक वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट्स ऑफ ओवर थिंकिंग इज़ द फैक्ट कि हम डिसीजन नहीं ले पाते काफ़ी दफ़ा ज़िंदगी में। अच्छा डॉक्टर, वेरी इंटरेस्टिंग, अगर मैं इसको पॉइंट आउट करूँ, कुछ लोगों को कंट्रोल इश्यूज़ भी बहुत होते हैं ना, कि बस मैं हर चीज़ सही तरीके से प्लान कर दूँ, मेरी गाड़ी इधर पार्क होगी, मैं पहला कदम राइट रखूँगा, बाहर निकलूँगा। ये उन लोगों के लिए भी क्या आप बोलेंगे कि कंट्रोल इश्यूज़ भी समवॉट ओवर थिंकिंग ही होता है कि नहीं? जी, अगेन इसमें जब वो चीज़ें उनकी लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करना शुरू करें, उनके बिहेवियर को डिस्टर्ब करें, तो डेफिनेटली इट्स अ इशू। और बाकियों को भी तो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, राइट? तो अगर लेट्स से मेरा कोई दोस्त है या मेरी कोई फैमिली मेम्बर है जो बहुत ओवर थिंकर है, आप मुझे प्रैक्टिकल टिप्स बताएं ऑन हाउ टू डील विद इट। राइट पहले तो ये कि इसको आइडेंटिफाई करें कि ये ओवर थिंकिंग उनके लाइफस्टाइल को ख़राब कर रही है। ठीक है। ओनली देन द प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड। सेकेंडली उनके कुछ टिप्स होती हैं, जैसे वो कोई भी चीज़ है उसको स्केजुलिंग कर लें तो वो बेहतर तौर पे उससे डील कर सकते हैं। सेकेंडली हर दफ़ा प्रॉब्लम की जो है ना वो बैड साइड को ना देखें, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। एक चीज़ ये कि लाइफ में सब कुछ उनके कंट्रोल के हिसाब से नहीं होता। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि वो रियलाइज़ कर लें कि हर चीज़ उनके हिसाब से नहीं है। अपने ब्रेन को जो है ना पेस को स्लो करना सीखें। दिन का कुछ वक्त जो है वो मेडिटेशन में अपने आप को डिस्कनेक्ट करके भी रखा जा सकता है। अगेन बहुत सारी चीज़ें हम अपने कंट्रोल के हिसाब से ओवर थिंकिंग को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बाय बीइंग कॉन्शियस अबाउट इट। ठीक है, क्या इतना ज़्यादा सोचना हमारे दिमाग को ओवर टाइम बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है? बिल्कुल, जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे होते हैं या हद से ज़्यादा, तो उसमें ये देखा गया है कि ब्रेन की जो हेल्थ है वो मुतासर हो रही होती है और ब्रेन की एजिंग फास्ट हो जाती है। तो जब हम पेशेंट्स का वैसे ही कराते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट दे आर ओवर थिंकर, तो उनका जो ब्रेन है वो वक्त के साथ जल्दी फटीग हो रहा होता है। Absolutely. How terrible is that? ठीक है, I just personally feel कि one of the main causes are obviously because of the lifestyle, but हम अपनी गट का, जिस तरह आपने बड़ा अच्छा एक ऑब्जर्वेशन पहले भी बताया था कि गट और ब्रेन हमारा टाइड है, हम अपना गट हेल्थ का भी कैसे ध्यान रख सकते हैं, ये भी बता दें। राइट, गट हेल्थ का जो बेसिक चीज़ है कि ईट हेल्दी, जंक फूड से परहेज करें। कैफीन इनटेक मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि कम करें। मैं तो अभी कॉफ़ी पी रही हूँ मगर देखिए मेरा सोचना भी ज़रूरी है क्योंकि मैं शो कर रही हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स, जंक, हाउ मच कॉफ़ी इज़ टू मच कैफीन? हाउ मच कैफीन इज़ टू मच कैफीन? अगेन अगर वो लाइफस्टाइल को ख़राब कर रही हो तो। अच्छा, ठीक है, सही है, ओके, नोटेड। एंड और गट हेल्थ की किस तरह लगा? एंड उसके साथ एक्सरसाइज को अपने रूटीन में लेके आना है। उसके अलावा जो है अपनी हैबिट्स को बेहतर करना है। हैबिट्स जो है देर देर तक सोना, देर तक जागना, ये सारी जो है। अच्छा, वैसे देर तक सोने की बात भी आपने बहुत अच्छी बोली है। काफ़ी दफ़ा लोगों को लगता है वो देर तक सोने तो सके, बट आपका ब्रेन रॉट ही हो रहा होता है बेसिकली। अगर आप एक तरीके से सोचो, आप यूज़ ही नहीं कर रहे अपने दिमाग को, अब इतना भी क्या फ़ायदा। एक्चुअली जो लोग देर तक सो रहे होते हैं वो रात देर तक जाग भी रहे होते हैं। तो इट्स समथिंग कनेक्टेड, इट्स नॉट। बट कभी-कभी डॉक्टर इरफान, आई हैव सीन एज वेल, जो लोग जल्दी भी सो जाते हैं वो सुबह बड़ा आराम से उठते हैं। इतनी नींद तो वक्त के साथ मेरे ख्याल से मेरी तो वैसी कम हो गई है। कि डॉक्टर इरफान, क्या बहुत सोने की बात जिस तरह हम कर रहे थे, नींद कितनी इंपॉर्टेंट है? आप खुद ही बताएं कि कितनी नींद हमारे ब्रेन को रेस्टफुल नींद देती है और कितनी नींद हमारे लिए टू मच हो जाती है? अगेन नींद बहुत ज़रूरी है और स्पेशली जो नींद की डिस्टर्बेंस है वो पहला स्टेप होता है कि जब पेशेंट्स डेवलप करना शुरू करते हैं कोई भी न्यूरोलॉजिकल मसला। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नींद सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ली हुई नेचुरल चीज़ है जो हम लोग सोचते भी नहीं है कि ये कितना बड़ा गिफ्ट है। तो जब नींद हमारी पूरी नहीं होती तो बहुत सारी बिहेवियर इश्यूज़, मेटाबॉलिक इश्यूज़ और डाइटरी डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। कमिंग बैक कि नींद कितनी ज़रूरी है और कितना होना चाहिए, तो अराउंड
6 to 8 आवर्स की पुरसुकून नींद होनी चाहिए। पुरसुकून नींद वो है जिसमें आपके कोई गैजेट्स इस्तेमाल नहीं हो रहे हों, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो और दूर पड़े हों। और दूर पड़े हों। स्लीप हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम नींद की तो बात करते हैं, लेकिन नींद को बेहतर करने की बात बहुत कम होती है। उस पर मैं 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं कि जी गैजेट इस्तेमाल ना करें सोने से पहले। आजकल आदत ये बनी हुई है कि मोबाइल फ़ोन लास्ट मोमेंट तक जो है ना वो आपके साथ होता है। सेकेंडली डिफरेंट जो है वो कैफ़ीन इंटेक रात के वक्त ना ली जाएँ, वो भी नींद को डिस्टर्ब करती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के जितना आप अपनी हेल्थ हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो स्लीप हाइजीन उसके साथ कनेक्टेड हो। सो वेल सेड। आई थिंक हेल्थ हाइजीन इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज काफ़ी लोग हैं जो नहा के बेहतर सोते हैं। आपका ब्लड लेवल भी, आपकी पूरी बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा नॉर्मल होता है। एंड आई डोंट थिंक ज़िंदगी में कभी भी ऐसा टाइम है कि मैं नहाए बगैर ना सोई हूँ। गाइस, दैट इज़ समथिंग दैट ऑलवेज वर्क्स। स्लीप हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमें एक सवाल आया है आपके लिए कि मैं सुबह 4 बजे तक क्रिएटिव काम करता हूँ और मैं सुबह 4 बजे तक जागा हुआ होता हूँ एंड बाय द टाइम आई गो टू स्लीप मैं 12 बजे उठ के काम पे जाता हूँ। इज़ दिस समथिंग जो लॉन्ग टर्म मेरे ब्रेन को अफेक्ट करेगा? डेफिनेटली यस, बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो नेचर के हिसाब से ही डिज़ाइन हुई है। नेचर इज़ समथिंग के सुबह उठना है और रात सोना है। तो अगर वो स्टूडेंट 10 घंटे अपने पूरे कर रहा है, इज़ दैट स्टिल अ प्रॉब्लम? शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। एंड व्हाट एज ग्रुप डू यू थिंक इज़ व्हेन वी रियली हैव टू स्टार्ट वरिंग अबाउट इट? मतलब 20 ऑनवर्ड्स या 30 ऑनवर्ड्स? 30 ऑनवर्ड्स। 30 ऑनवर्ड्स ज़्यादा कि हमने कैसी चीज़ों को वापस से बेहतर करना है। अच्छा डॉक्टर, मैं कहीं पढ़ रही थी आर्टिकल जो कि एक्चुअली ब्रेन से रिलेटेड नहीं था, बट वो ये कह रहा था कि जब आप 30 से 40 के बीच में होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी डैमेज अब्जॉर्ब करती है। क्या ये सच है? किसी भी चीज़ में 20 to 30 हमारी बॉडी की रिकवरी फिर भी बेहतर होती है, तो 30 to 40 में क्या आपको लगता है कि हमें हर चीज़ का एहतियात ज़्यादा करना चाहिए? बिल्कुल, 30 के बाद जो एजिंग फैक्टर हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। प्लस ये कि प्रॉब्लम वहाँ पे है कि 30 के वक्त जो डैमेजेस हो रही होती हैं उनको हम समझ नहीं रहे होते। उसका इम्पैक्ट हमें 40s में नज़र आ रहा होता है। तो जब डैमेज पता नहीं चल रही तो वो और ज़्यादा एक्सेलरेटेड पेस पे हो रही होती है। तो 30 इज़ अ एज दैट नीड्स के उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस किया जाए। ठीक है, अगर आप देखें एंटी एजिंग क्रीम्स भी 30 के बाद ही लोग यूज़ करना शुरू करते हैं। एब्सोल्युटली मेक सेंस। अच्छा, हमें जो है आपके लिए एक और सवाल भी आया है कि काफ़ी दफ़ा काम करते करते मेरे दिमाग में जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आते हैं तो मैं अपने आप को कौन सी स्ट्रैटेजी या कौन से सोल्यूशन से डाइवर्ट करूँ माइंड को? राइट, अगेन जब कोई बुरा ख्याल आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको लिख लें आप। तो कहा जाता है कि अगर कुछ लिख लिया जाए आधा सॉल्व हो चुका होता है। बिल्कुल। और जब आप लिख लेते हैं तो आपकी चीज़ें जो है ना बड़ी फोकस हो जाती हैं कि किन पॉइंट्स पे आपने तवज्जो देनी है, किन को इग्नोर करना है। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आप उन चीज़ों को करें। बाकी चीज़ें और भी हैं, जैसे मेडिटेशन है, अपने आप को डाइवर्ट करना है, नेचुरल एक्सरसाइजेस पे अपने आप को फोकस करना है, नेचर से कनेक्ट होना है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज। ओके, लवली। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके इंसाइट्स लेके। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। ऑलराइट गाइस, आई रियली होप आप लोगों ने ये सेगमेंट एंजॉय किया और इसमें से ज़रूर कुछ प्लीज़ अप्लाई करिएगा अपनी ज़िंदगी में। आई नो आई विल एज वेल। पॉजिटिव थिंकिंग रियली मेक्स ऑल द डिफरेंस। अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे, बट ब्रेक के बाद हम आके ऑस्टियोपोरोसिस की वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के बारे में